आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा आयोजित ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की चौथी कड़ी है। इस चौथी कड़ी में बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, अतिथियों को स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कुमार हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपके बलदेव पीजी कॉलेज बड़गांव वाराणसी में है। अर्थशास्त्र से एमए रांची विश्वविद्यालय से की है। पीएचडी इन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से किए हैं। फाउंडर सचिव हैं पूर्वांचल आर्थिक संघ। इन्होंने संगठन बनाया है। काफी प्रोफेसर इसमें 10 यूनिवर्सिटी से ज्यादा के लोग जुड़े हुए हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। इसके साथ साथ आजीवन सदस्य इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के हैं, इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार के हैं, यूपी उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के भी आजीवन सदस्य हैं। इसके साथ इनकी काफी आलेख प्रकाशित हुई है और कुछ जर्नल्स और बुक्स में चैप्टर्स भी इन्होंने लिखा है। इनकी विशिष्टताएं हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन चूंकि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और गांव को बड़ी गहराई से देखे हैं और आज भी देखते हैं, बनारस रहते हुए भी महीने में 2 बार जरूर गांव जाने का प्रयास करते हैं। तो आज का विषय है ग्रामीण समाज का बदलता परिदृश्य, एक अवलोकन। सरल भाषा में है कि आज का जो वर्तमान गांव है, गांव में क्या बदलाव हुए हैं। क्योंकि आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो इन्होंने देखा है एक गांव कैसा था और आज गांव में कैसे बदलाव हुआ है, इसका एक चित्रण आप लोगों के सामने करेंगे और आगे बताएंगे कि फिर और क्या इसकी बदलाव की गुंजाइश है। चूंकि हमारा सेमिनार का उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य ही हम पहले बता चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की उचित विकास, उनके जीवन स्तर में सुधार, उनको वर्तमान और आधुनिक से आधुनिक यंत्र और शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करना, ये ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे परिवेश में बिना देर किए हुए हम आज आपके सामने डॉक्टर विश्वनाथ कुमार को आमंत्रित करते हैं। इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन को आमंत्रित करते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी, आप अपनी बात कहें। हाँ भाई, धन्यवाद सर। आवाज जा रही है? आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। हाँ, मेरी आ रही है। ठीक। सर्वप्रथम आंदोलन के दलान पर चर्चा कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए बड़े भाई साहब दिलीप कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के वक्तव्य का शीर्षक है ग्रामीण समाज का बदलता परिदृश्य, एक अवलोकन। हम लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आंकड़ों का प्रयोग ज्यादा होता है अर्थशास्त्र में, लेकिन आज की चर्चा में मैं आंकड़ों से ज्यादा जो हमारे व्यवहारिक अनुभव है उनकी चर्चा करूंगा और जो कि जन सामान्य लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। पहले ग्रामीण समाज की बात जब भी होती है तो ग्रामीण क्षेत्र की एक अपनी परिभाषा होती है, जिसको सेंसस या प्लानिंग कमीशन ये सब डिफाइन करता है। तो उसमें 3 क्राइटेरिया प्रमुख रूप से माना गया है। कुछ एरिया तो नोटिफाइड अर्बन एरिया होते हैं, तो उसको छोड़कर उसके अलावा 2 क्राइटेरिया हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर 400 लोग रहते हैं या उससे कम रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। इससे अगर ज्यादा आबादी होगी तब शहरी मानी जाती है। और एक तीसरी क्राइटेरिया रखते हैं कि जिस क्षेत्र में कम से कम 75% आबादी कृषि क्षेत्र पर आश्रित हो, कृषि एवं उसके सहायक उद्योगों में लगे हो, काम कर रहे हो, तो उस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है ऑथेंटिकली। लेकिन जैसे भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, आज हमारी मतलब हमारा अनुभव, हम 1987 में 10वीं पास किए थे। उस समय
और आज का लगभग 32 साल 33 साल का जो दौरान अनुभव का है हमारा, उसके आधार पर अगर जब हम देखते हैं तो प्राचीन जो पुराने 30 साल पहले 32 साल पहले जो ग्रामीण समाज, ग्रामीण परिदृश्य था, जो हमारे आंखों के सामने आज फिर से वह जीवित हो जाता है। तो उसको मोटा मोटी तौर पर जब हम देखते थे, जो कि ग्रामीण गांव का मतलब कच्चे मकान, फूस के छप्पर या खपड़ेल छप्पर, कच्ची सड़कें, हल बैलगाड़ी, पढ़ने के लिए बच्चे दूर दूर तक 2-3 गांव छोड़कर जाते थे पढ़ाई के लिए। फिर रात में आते थे, अगर जिसके घर में पढ़ाई लिखाई होती थी तो ढिबरी या लालटेन जलाकर कुछ उसको दोहराते थे पाठ को, या घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का गोबर का जो उपला होता है उसका प्रयोग करती थी माँ बहनें। और जो भी नदी तालाब में पानी भरा होता था, हर गांव के अपने अपने आहर पोखर होते थे, नदी पैन तालाब होते थे, सब में पानी हमेशा लगभग होता था। चारा गाय होते थे गांव में, पशुपालन के लिए एक झुंड के झुंड गांव से पशु चरने के लिए जाते थे, शाम को सब लौट के घर पर आते थे। गोधूली में जो धूल उड़ता है उसी तरह गांव में भी हम लोग पेड़ पौधे के छांव होते थे। तो एक ग्रामीण परिदृश्य हमारा जो 30 साल 35 साल पहले का जो उभर कर आता है, और आज जब हम गांव में जाते हैं तो आज का परिदृश्य लगभग बहुत ही परिवर्तित दिखता है। जैसे आज हर गांव में सड़कें हो गई, पक्की सड़कें हो गई, एक गांव से कई तरफ निकल रही है सड़कें। पहले तो एक सड़क भी नहीं होती थी, आज एक गांव में हर तरफ से आप सड़क निकल रही है, एक दूसरे गांव में जा सकते हैं। पक्के मकान दिखाई देते हैं, अब कच्चे मकान बहुत रेयर ही होते हैं, फिर भी सड़कें, मोटरसाइकिल हो गई, हर घर घर में मोटरसाइकिल हो गए, हल बैल की जगह ट्रैक्टर हो गए। हिंदी माध्यम के जो सरकारी स्कूल होते थे उसकी जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए। गांव में बस आती है, बसों में बच्चे गांव से जाकर अपने ब्लॉक में या सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्कूल हैं वहां जाकर बसों से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव गांव में बिजली है, बिजली से चलने वाले उपकरण है, लाइट है, पानी की। लेकिन दूसरी ओर कुछ समस्याएं भी है, जैसे आज कल हम लोग नदी तालाब में पानी भरा रहता था, पोखरा में, आज हम पानी के लिए तरसते हैं, पानी हमें नहीं मिलता है, या छांव नहीं मिलता है, पेड़ पौधे अब नहीं रह गए, चारागाह नहीं रहे, प्राकृतिक रूप से जो खेल के मैदान थे वह सब अब नहीं रहे। तो एक ग्रामीण प्रदेश को मोटा मोटी जो परिवर्तन हो रहा है वह तो इतने में हम और कुछ 2-4 बातें बदलाव की देख सकते हैं। कुछ सामाजिक बदलाव भी दिखता है, जो पहले हमें ग्रामीण सहयोग, आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती थी, आज वो सहयोग और निर्भरता मशीनीकरण के युग में बहुत ही कम दिखाई देता है। सब लोग जैसे शहरों में जीवन यापन करते थे, आज गांव में भी जीवन यापन कर रहे हैं, और लगभग शहर और गांव का भेद ही मिट गया है। सुबह उठकर हम लोग जो बाहर जाते थे और बाहर शौच आदि क्रिया करने के बाद दातुन तोड़कर मुंह धोते हुए घर आते थे, और घर में जो बासी बचा खुचा होता था, खाना नाश्ता होता था, गाय भैंस सबके घर में होते थे, दूध दही ये सब मुख्य भोजन होता था। तो आज हम वो सब बातें एकदम से नहीं मिल पाती है। जब हम देखते हैं कि गांव के लोग भी सवेरे देर से उठते हैं, रात में टेलीविजन देखते हुए, और देर से उठते हैं, फिर उठने के बाद सीधे चाय पीते हैं या कोलगेट और ब्रश से लेकर दांत साफ करते हैं। तो अब शहर और गांव का भेद लगभग मिट ही गया है। फिर भी हमें देखना है कि ग्रामीण परिदृश्य में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि हम लोग अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं, तो सामाजिक आर्थिक बदलावों को थोड़ा सा देखेंगे। आंकड़ों के आधार पर हम देखते हैं तो आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से एकदम से निम्न पायदान पर ही है। कहने के लिए हम यह बार बार सरकार के आंकड़ों में यह घोषित होता है कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वह भारत के ग्रोथ रेट से ज्यादा है,
डबल डिजिट ग्रोथ रेट है, लेकिन फिर भी हम जब उसका क्रम देखते हैं कि हम किस क्रम पर थे और आज किस क्रम पर हैं, तो आज जो हमारी आज़ादी के बाद से बिहार की स्थिति थी वो तो काफ़ी अच्छी थी। हम लोग मिडिल या अपर स्टेट में हम लोग थे, लेकिन जो बीच में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और उसका जो नुकसान झेलना पड़ा, तो उसके बाद से जो भी आज तक नीतीश जी के आने के बावजूद, विकास दर बढ़ने के बावजूद हम उस क्रम को आगे नहीं आ पा रहे हैं। जो सबसे हम लोग जब पढ़ते थे तो सबसे पिछड़ा राज्य उड़ीसा को मानते थे, आज उड़ीसा हमसे आगे हो गया है। अब प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में उड़ीसा हमसे आगे बढ़ गया है। फिर भी जो बदलाव हम देख रहे हैं आंकड़ों के नज़र में छोड़ते हुए, तो कुछ प्रारंभिक आंकड़े तो हमें देखने होंगे कि जो शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी नीचे हैं। राष्ट्रीय औसत में करीब करीब शहरीकरण 31% हो गया है, भारत में भी 11% के आसपास ही है। तो इस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र एक बहुत बड़ा भाग अभी भी बिहार के जो जनसंख्या का अधिकांश भाग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है। फिर भी जो प्रोडक्शन है या आय का जो सेक्टोरल डिवीजन है उसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण कृषि का योगदान 20% ही है। और जो भारत के लेवल पर तो या थोड़ा 14-15% है, तो उसमें कृषि का बिहार में 20% के आसपास है। दूसरी बात, बिहार में इंडस्ट्री का लेवल बहुत कम है और सर्विस सेक्टर का लेवल राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब कि हम बिहार को अगर कमी कहाँ आ रही है, या फिर हम कभी कभी ये देखते हैं कि जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार ही हम आगे बदलाव ला सकते हैं। तो वो तो हम चाह कर भी अब बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, वास्तविकता भी है, क्योंकि बिहार की बनावट या खनिज पदार्थ यहाँ पर अब झारखंड के अलग हो जाने से इसकी उपलब्धता समाप्त हो गई है लगभग। और फिर भी बिहार में हम जो अभी वास्तविक अंतर को देख रहे थे उसको अभी थोड़ा सा हम देखें अगर, तो थोड़ा बदलाव को या इस रूप में हम देखते हैं कि हमारे पास वास्तविक जो बदलाव आए हैं वह क्या क्या आए हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं तो आंकड़े गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और बहुत सोफिस्टिकेटेड आंकड़ों पर हम नहीं जाकर हम मोटा मोटी उसके जो प्रतिनिधि आंकड़े हैं, उसके जो डमी वेरिएबल टाइप के जो आंकड़े हैं, जो उस पर हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जब हम 10वीं क्लास में 1987 के आसपास पढ़ते थे तो गांव में एक आंदोलन चलता था मजदूरी बढ़ाने के लिए। उस समय वामपंथी पार्टियां, खास करके पीपुल्स पार्टी और माले और भाकपा, ये सब कुछ पार्टियां आती थी, आंदोलन करती थी गांव-गांव में। मजदूरों को और किसानों को वहां पर तनावपूर्ण वातावरण बन जाता था, हड़ताल करते थे मजदूर और किसानों में विवाद होता था। उस समय वास्तविक मजदूरी जो होती थी, जो अनाज के रूप में मिलता था, 1 किलो से 1.5 किलो से ज़्यादा 2 किलो प्रति व्यक्ति मजदूरी मिलती थी। और उसके सापेक्ष में आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में भी जो मजदूरी है, अगर मौद्रिक मजदूरी को हम अनाज के रूप में बदल के वास्तविक मजदूरी के आधार पर तुलना करते, तो आज कम से कम 8 से 10 किलो अनाज एक कृषि के लिए अनस्किल्ड लेबर के लिए उसके जो मौद्रिक मजदूरी है उससे वह 8 से 10 किलो अनाज खरीद सकता है। तो उसके जो रियल मजदूरी की दर थी उसमें करीब 6 से 8 गुनी, 9 गुनी, 10 गुनी तक की वृद्धि हुई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज बदलाव आए हैं यह बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी हड़ताल के, बिना किसी तनाव के आए हैं, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन और जो बिहार के लोग बाहर जाकर काम करने के लिए जो आगे निकल गए, तो बिहार में मजदूरों की संख्या कम हुई, तो यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण सफल हुआ है। सामाजिक राजनीतिक जो तनाव का वातावरण था वह उससे कोई फायदा नहीं मिला, उससे तो तनाव हुआ, जातीय संघर्ष हुए, नरसंहार हुए, उसके कारण बहुत लोग बिहार पिछड़ा, पलायन हुआ। लेकिन जो चीजें उस समय आंदोलन से न हो सका, आर्थिक
जो स्ट्रक्चरल चेंज आया ग्रोथ के कारण, और उसके कारण बिहार से लोग बाहर चले गए काम करने के लिए, बिहार में मजदूरों की कमी हो गई, और खुद ब खुद किसान आज मजदूर खोजता है और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी जितना वो सक्षम है देकर काम करवा लेता है। कहीं कोई मजदूरी के लिए अब लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। तो यह एक बहुत बड़ी बदलाव हम देखते हैं। और राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, रियल टर्म में बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यह है कि वास्तविक मजदूरी की दर में वृद्धि हुई है। प्रोडक्टिविटी में भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि के जो उत्पादन की जो दर थी, हम जब अपने खेतों में जाते थे तो वहां पर 5 मन 10 मन प्रति बीघे की दर से अगर किसी के खेत में होता था तो अच्छा माना जाता था। 10 मन अगर एक बीघे में धान हो गई, 5 मन गेहूं हो गई, जौ हो गई, मोटे अनाज होते थे, खेसारी और जौ, चना, ये सब होते थे। बहुत रेयर, दर उसके बहुत कम होते थे। तीसी होते थे, तेल तिलहन में, जो सरसों राई तो बाद में आया, उस समय ज्यादा तीसी का तेल हम लोग यूज भी करते थे। लेकिन आज प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। आज धान के प्रति बीघे की जो उपज है लगभग 40-50 मन हो गया है। क्विंटल में उसको भी निकाल के हम लोग वेरीफाइड देख सकते हैं। तो फिर उसी तरह से गेहूं के उत्पादन में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हाउसिंग क्वालिटी में भी वृद्धि हुई है। जो हमारे पास पुराने घर थे गांव में, मिट्टी के खपड़ैल बरसात में गिर जाते थे, पानी चूता था, या उसमें अनाज खराब हो जाता था, या उसमें हमारे घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी, स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी, हमें पानी नदी तालाब से या दूर दूर कुओं से लाना पड़ता था। तो ये सब बदलाव तो आज दिख रहे हैं। इसमें बहुत सा सुधार हुआ है। एजुकेशन और हेल्थ जो दो सेक्टर था, उसमें संख्यात्मक आधार पर तो एजुकेशन की सुधार हुई है, लेकिन गुणात्मक आधार पर उस लेवल पर सुधार नहीं हो पाया है जिस पर हम लोग गर्व कर सके कि बिहार बदला है और सकारात्मक बदलाव आए हैं। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आज कम से कम बिजली और सड़क के मामले में हम राष्ट्रीय स्तर से आगे हैं। भारत के जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति घंटे सप्लाई बिजली का है या सड़कों की जो कंडीशंस है, वो सब बहुत भारतीय स्तर से अच्छे हैं। और भी जो बदलाव आए हैं, इरिगेशन में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया है। सिंचाई के जो साधन थे हमारे, पहले नदी, पैन, आहर, पोखर, ये सब अब लगभग समाप्त हो गए हैं। अब हम पूरी तरफ से केवल समरसेबल या पंप पर आधारित हो गए हैं। बिजली के पंप हैं हमारे पास। वाटर लेवल जो होता है वह बहुत डाउन चला गया है। गांव में अब पेयजल की भी समस्या हो जा रही है गर्मी के दिनों में। तो ये सब जो बदलाव है, इसके लिए कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है। ये सब आंखों देखी बदलाव हम लोग उसको रोज अनुभव करते हैं, देखते हैं। और आंकड़ों पर हम ज्यादा आज टाइम भी नहीं देंगे, क्योंकि आज का समय तो हम लोगों को पहले से ही हो गया है इसके शुरू करने में। लेकिन आज हम देखते हैं कि अपनी बात को सुझाव के रूप में देना चाहेंगे कि और अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। पिछले चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने यह स्वीकार किया था, और वास्तविकता भी है, कि बिहार में बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, खास करके वो मान रहे थे कि बंदरगाहों से दूरी के कारण ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हो सकता है बड़े उद्योग न लग पाए, लेकिन हमारे बिहार की जो विशेषता है उसके आधार पर हम कृषि से संबंधित, लघु कुटीर उद्योग, ज्ञान से संबंधित, ज्ञान केंद्रित, शिक्षा चिकित्सा उद्योग और बहुत से अभी भी काम हम कर सकते हैं। उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जो हम हमारे बिहार के लोग अभी भी पढ़ाई के लिए बहुत बाहर जाते हैं। पढ़ाई में केवल डिग्री लेने के लिए ही नहीं, बल्कि कोचिंग करने के लिए बिहार से बहुत से लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए कोटा और हैदराबाद और कहाँ कहाँ साउथ में चले जाते हैं। तो ये सब तो हम लोग रोक सकते हैं अगर यहाँ पर शासन के दृष्टि से थोड़ा सा अपराध पर नियंत्रण हो जाए,
और जो हमारे युवा हैं और पढ़े लिखे हैं और जो इसमें रुचि रखते हैं, चलाना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए तो थोड़ा हम स्थिति को बदल सकते हैं। जब कोटा में बिहार का शिक्षक ही जाकर पढ़ाता है, बिहार के विद्यार्थी ही जाकर कोटा में पढ़ते हैं, तो पटना गया में भी अपना रोजगार कोचिंग अच्छा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिहार के लोग बाहर में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो बिहार में भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए थोड़ा बिहार का जो सामाजिक वातावरण में खास करके अपराध की जो प्रवृत्ति है, उस पर काफी लगाम लगाने की अभी जरूरत है। हालांकि तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं कि पिछले सरकार की तुलना में इस सरकार में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत इसके में गुंजाइश है सुधार की। फिर हम कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट की विशेषताओं के आधार पर सुधार कर सकते हैं, जैसे चीनी, इथेनॉल, मांस, दूध, ऊन, जूट, कपास, सब्जी, फल इत्यादि हमारे पास साधन है, श्रम है प्रचुर मात्रा में। तो हम अगर इसको बढ़ावा दें, और देना सरकार देना चाहती भी है, देती भी है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वह राजनीतिक भी है, भ्रष्टाचार भी है। लेकिन एक जो इंडिकेटर जो हमारा है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब बड़ी बात है, वह थोड़ी हम लोग हल्के में लेते हैं कि 2001 में बिहार प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या का घनत्व था, उसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा था, और 2011 में कैसे बिहार सबसे आगे हो गया। तो अब कितना अंतर हुआ है उसको हम लोगों ने निकाला, तो देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या का घनत्व था इंडिया में था 2001 में 324 और 2011 में 382 हो गया, माने 58 व्यक्ति बढ़े प्रति वर्ग किलोमीटर में। और बिहार में जो 2001 में 881 था वह 1106 हो गया, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 225 व्यक्ति बढ़ गए। अब आप लोड बढ़ा लिए, अब कैसे बढ़ा, यह एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय है। केवल जनसंख्या वृद्धि से इतनी वृद्धि संभव नहीं है, हमें इस पर घुसपैठ की भी आशंका है कि जो पश्चिम बंगाल के तरफ से जो वहां से बांग्लादेशी घुसपैठ होता है, वो हो सकता है बिहार में वहां से सब शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये सब तो प्रशासनिक मुद्दे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से एक बोझ बढ़ गया। जब हम प्रति व्यक्ति पर हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। इसका जो हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर फिर अपने निचले पायदान पर ही रह पाते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा यह व्याख्या है कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको जनसंख्या को भी नियंत्रित रखना होगा विकास के साथ साथ, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में दोनों का कैलकुलेशन होता है, ग्रॉस जो विकास है और जनसंख्या का विकास है। तो यहाँ पर एक हम लोग बहुत ही ध्यान देने जोग बात है, लेकिन अब वो तो राजनीति होती है हर विषय में। अभी आजकल के ही पेपर में आया आज ही, अब वो सही है कि गलत है हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन राजनीति होती है कि मस्जिदों के इमाम को वेतन मिलेगा तो मंदिरों के फलाने को वेतन मिलेगा। अरे ये सब चीज से विकास होगा? विकास के लिए हमें जो सामाजिक सौहार्द चाहिए, जो उसमें बहुत से सुधार तो दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम और अगर देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खामी जो सरकार करती है उसमें एक चीज और दिखाई देती है हम लोगों को कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े लोग होते हैं, किसान होते हैं, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए वो उससे आगे आ जाते हैं, लेकिन उनकी रुचि तो होती है। जैसे गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, लेकिन सरकार योजना बनाई, मछली पालन कर दी, फिर वो आगे विकसित नहीं हो पाता व्यवस्था, और उनका केवल सब्सिडी लेना हो जाता है। इन बातों का हम थोड़ा सा ध्यान सरकार लेवल पर कर सकते हैं, और सरकार ठीक है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रयास भी करती है, लेकिन
हर चीज की एक सीमा है, टेक्नोलॉजी की भी सीमा है, और मनुष्य ही टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो हम अगर सारांश में हमें लग रहा है कि हमारे वक्ता की बात पूरी नहीं हुई और वो ऑफलाइन हो गए। तो चलिए, अब मैं इनकी बात को जो बचा वो पूरा करता हूँ। डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने बहुत सरगर्भित तरीके से हाँ हाँ, जो हेलो, आवाज जा जी रही आइए। सर? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। तो बहुत सरगर्भित तरीके से बताए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए, बात तो रखिए। तकनीक लेकिन तो तकनीकी खराबी तकनीक तो अब हम इनकी बात को समिंग अप करते हैं। इन्होंने, डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने बड़ी सजगता के साथ ग्रामीण जो समाज है उसकी चर्चा की। गांव और शहर में क्या अंतर है, मुख्य रूप से जो सेंसस इसको डिफाइन करता है, तो भारतीय सेंसस के अनुसार यदि लगभग माने 400 से नीचे लोग यदि हैं एक जगह, आबादी है, तो वह ग्रामीण परिवेश में आता है। और यदि उससे ज्यादा आबादी है तो उसे शहर में परिवेश में लाया जाता है। लेकिन लेकिन यह देखा यह जाता है देखा जाता है कि केवल एक कि चीज से ही केवल नहीं एक चीज होता से ही है। नहीं होता है। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, नहीं तो हाँ नहीं आवाज तो में वो डबिंग आवाज हो में रहा है। वो डबिंग हो रहा है। अमित जी, ध्यान दें, इसको अमित ठीक जी करें। ध्यान दें, इसको ठीक करें। हेलो। हेलो, विश्वनाथ सर, विश्वनाथ सर, विश्वनाथ सर। हाँ 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 हाँ, आप बातों को आगे बढ़ाइए, सबको आगे बढ़ाइए सर। हाँ, ठीक ठीक। हम अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कि जो सुझाव भी हो जाएगा और सारांश भी हो जाएगा कि कुछ चीजें हम लोग जो देखे अनुभव करके, अभी हम लोग कुछ दिन पहले नवादा में गए थे घूमने के दृष्टिकोण से, तो वहां पर पहाड़ है, गया जिला में भी पहाड़ है, हर जगह पहाड़ है। तो पहाड़ों को अगर डेवलप किया जाए, पहाड़ों पर अगर कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे न भी लगे तो पवन बिजली, वायु वाला बिजली या सौर ऊर्जा, ये सब को भी डेवलप किया जा सकता है। और कृषि में जो सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की, और उसमें प्रसंस्करण उद्योगों की कमी, जनसंख्या को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण चीज है। और जिले को स्वतंत्र इकाई मानकर उनकी विशेषताओं का आधार, ये सब उद्योग जो पर्यटन उद्योग है, उस पर हम अगर सरकार चाहे या निजी क्षेत्र को भी, निजी क्षेत्र की हमें आता है, केवल उसको अभी जो सुरक्षा का, जो सुरक्षा की गारंटी दी जाए, खास करके अपराध है सब पर नियंत्रण किया जाए। तो उन सबको हम करने के लिए कुछ पॉइंट बना लिए हैं जिस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि आधारित उद्योग, जल प्रबंधन, बाढ़ सुखाड़ को नियंत्रण, ज्ञान आधारित शिक्षा चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था, लघु एवं कुटीर उद्योग, पत्थर बालू खनन, कौशल विकास, प्रवासी बिहारी मजदूरों का डाटाबेस एवं उनको सहयोग करना, सहायता करना, सामाजिक समरसता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तकनीकी का प्रयोग, पर्यटन उद्योग, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, शिक्षा चिकित्सा, इस सब पर
पर्यटन पर विकास, स्थान विशेष की प्रसिद्ध वस्तुएं, खास करके इस पर भी बिहार सरकार या स्थानीय जो निजी क्षेत्र के उद्यमी को है, तो कहीं लीची का फल है, कहीं केला का फल है, कहीं पान है, मखाना है, तो आम है। इस सब चीजों को जो है इनको व्यवसाय के रूप में आयात और जो प्रशासन इन सब के रूप में अगर विकसित किया जाए तो बड़े बदलाव की संभावना है। कोई प्रकार हेलो। दिलीप सर आगे बढ़ाया जाए, सर का नेटवर्क कट रहा है ना। ठीक ठीक है, अब उनको उनको रोक दीजिए, आगे हम पूरा करते हैं, खत्म करें 10 मिनट में। सर तो अभी आप लोगों ने सुना, बड़ा अच्छा विचार डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने दिया, जो बिहार की एक पक्का खाका आपको खींचकर बताया कि क्या बिहार का प्लस पॉइंट्स है और क्या बिहार में निगेटिव पॉइंट्स हैं। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई, जो एक शोध का भी विषय है, और जो हमारे युवा शोधार्थी यदि बिहार में काम करना चाहते हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनको इस पर शोध करना चाहिए कि 70 से लेकर के 90 के जो पीरियड था, उस बीच में गांवों में, बिहार के गांवों में मजदूरी के लिए लड़ाई हुआ करता था। और जैसा इन्होंने चर्चा किया कि सीपीआई, एमएल, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और उस समय तमाम जातियों का संगठन बना था बिहार के, प्रायः करीब 11-12 है सेनाएं तैयार हुई थी भिन्न भिन्न जातियों का, और आपस में लोग लड़ते थे। लेकिन मजदूरी बढ़ी नहीं, रक्तरंजित क्रांतियां हुई, बहुत से लोगों को 6 इंच छोट किए गए, कुछ को ऊपर से कुछ से नीचे से, लेकिन मजदूरी की स्थिति वैसी ही रह गई। लेकिन 90 के बाद जो आप देख रहे हैं कि मजदूरी में स्वतः बदलाव आ गया। उसके पहले जो मजदूरी था कैंट्स में था, आज लगभग कैश में हो गया। पहले मजदूरी कच्ची मजदूरी मिलती थी शेर बटखरे के माध्यम से, आज मजदूरी का स्वरूप किलो में हो गया है। तो एक बहुत बड़ा गांव में बदलाव हुआ है। बदलाव का कारण भी इन्होंने बताया कि चूंकि गांव में लोगों को काम न मिलने के कारण मजदूरों का बाहर में जो माइग्रेशन हो गया, विस्थापित कर गए, जो रोजगार खोजने में हुआ है, पश्चिमी जो देशों में चले गए, पश्चिमी राज्यों में चले गए, देशों नहीं राज्यों में चले गए। जैसे पंजाब से लेकर के और आप महाराष्ट्र तक जो समुद्र के किनारे और पश्चिमी बॉर्डर पर जो भारत के राज्य हैं, उन राज्यों में माइग्रेट होकर के वर्कर चले गए। गांव में मजदूरों की कमी हो गई और पिक सीजन में इनकी मजदूरी मनमाना हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो आज मजदूरी जो अनस्किल्ड वर्कर का 180, 85, 90 से 200 रुपए होता है, उसके आधार पर जो पहले 2-3 किलो चावल देते थे, 8-10 किलो चावल की बात बन जाती है। तो यह एक समस्या किसानों के लिए समस्या है, और जो खेतिहर मजदूर है उसके लिए तो वाह है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक बदलाव की बात भी कही। सामाजिक बदलाव का तात्पर्य यह था कि गांव में पहले एक सामाजिकता थी। गांव में किसी की विवाह, किसी की शादी, फंक्शन, श्राद्ध, जो सामाजिक कार्य होता था, उसमें गांव के हर लोग मिलजुल करके सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी सहयोग करके उसके कार्यों का निष्पादन कराते थे। गांव में कोई गरीब जो चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति होता था, उसके यहाँ यदि शादी वगैरह होती थी, बेटी की बारात आनी होती थी, तो गांव के लोग एक पैर पर खड़ा होकर के उसको सहयोग करते थे। लेकिन आज वह भी प्राय खत्म होते जा रहा है। गांव में एक बड़ा जो ग्रामीण समाज में था, जजमानी प्रथा, जो पंच पौवे होते थे, जिसे हम कहते थे, और इसके माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे से बंधे होते थे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते थे। लेकिन जो वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि इसमें काफी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी कमी आई है। आज विवाह शादी में भी बनाने और खिलाने वाले गांव के नहीं रह करके कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। टेंट तंबू से लेकर के तमाम साधन जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ठेकेदार पर आते हैं। जो गांव के कुम्हार के जो बर्तन मिलते थे, चुक्कर चलते थे, कुल्लर चलते थे, अब उसकी भी समाप्ति होकर प्लास्टिक ने स्वरूप को ले लिया है। ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि ग्रामीण समाज की जो आत्मनिर्भरता थी,
आपसी जो था उसमें सामाजिक बदलाव काफी हुए हैं, और जो एक समाज दूसरे समाज पर आश्रित था वो भी खत्म हो गया है। पहले याद है कि जो किसान होते थे वे अपने हजाम के लिए, अपने कहार के लिए, अपने कानू के लिए, अपने कुम्हार के लिए वो खलिहान में ही बोझा छोड़ दिया करते थे, धान का और गेहूं के समय में गेहूं का। यह इन लोगों का है। खेत में ही, खलिहान में ही पंडित लोगों के लिए विष्णु चित्र निकाल दिया जाता था, मन में पाव भर निकाला जाता था कि यह पंडित जी के लिए है। उससे क्या था, एक सामाजिकता थी, एक ग्रामीण परिवेश में समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, आश्रित था, एक सौहार्दपूर्ण प्रेम था। लेकिन आज ये सब चीजें खत्म हो गई है, और जिसके कारण समाज में काफी बदलाव आया है। आर्थिक बदलाव का भी स्वरूप बदला है, मजदूरी का स्वरूप भी बदल गई है, उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हो गई है। बहुत पहले बहुत कम उत्पादन होता था, आज उत्पादकता में वृद्धि हो गई है। शिक्षा में इन्होंने कहा कि सुधार हुई है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त हो गई है। पहले लोग 10-10 किलोमीटर पैदल मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में लोग जाया करते थे, और पैदल जाते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ करके आते थे। खेत में बच्चे खुद भी काम करते थे अपने गार्जियन के साथ, क्योंकि गांव में किसान के बच्चे ही स्कूल जाया करते थे, और उस समय जो गुणवत्ता थी उनकी पढ़ाई की वो काफी अच्छा था। आज बच्चों के लिए जो परिवर्तन हुआ है, बसें आ रही हैं, शहर से, सब डिवीजन से, ब्लॉक से बस आती हैं, बच्चे सरकारी स्कूल के अलावे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में केवल गरीब के बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज का हो सकता है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। अन्यथा गरीब, जो अमीर लोग हैं, किसी वर्ग के हों, तो उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। तो लिटरेसी तो बढ़ी है, साक्षरता की दर तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें काफी कमी आई है। आधारित संरचना की इन्होंने बात की, जो जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आधारित संरचना दो तरह के होते हैं, एक सामाजिक संरचना और एक होता है जिससे भौतिक, फिजिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स करते हैं। तो सामाजिक संरचना की बात में स्कूल आता है, अस्पताल से आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से आता है। पहले हम लोगों को याद है बचपन में घर से बोरा लेकर के जाते थे और स्कूल में बिछा कर पढ़ते थे। बारिश होती थी, स्कूल चूने लगता था। कपड़े के लिए गांव से 2-2 रुपए हर घर से मांगा जाता था, और कपड़े साल में 2 साल पर बदले जाते थे। वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन आज बिहार ही नहीं, भारत का 99.9% स्कूल का पक्कीकरण हो गया है, और अच्छे बिल्डिंग्स हो गए हैं। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है कि शहर की तुलना में गांव का भी जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग की आकृति कोई कमी नहीं रह गई है। तो ऐसे परिवेश में देखते हैं कि सामाजिक संरचना में सुधार हुई है। पहले गांव में पीएचसी, सब सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं हुआ करता था। अब जहां पर 1000 से ऊपर जनसंख्या है, वहां पर प्रायः आंगनवाड़ी बन गए हैं। 3000 से 5000 से ऊपर है, वहां पर एक सब सेंटर्स बन गए हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि गांव में स्वास्थ्य की भी संरचनाएं बनी है, हॉस्पिटल छोटे मोटे भी गांव में बनने लगे हैं। इसके साथ आप देखेंगे सड़कें बन गई हैं, जिसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग ललटेन और डिबरी का शब्द यूज किया, बहुत दिनों के बाद शब्द सुनाई दिया है जिसका प्रयोग किया जाता था। गांव में ललटेन इन्हें गिने लोगों के पास हुआ करता था। प्रायः लोग गांव में डिबरी और शीशी में तेल भर करके उसी से पढ़ाई किया करते थे। लेकिन आज गांव में बिजली, प्रायः गांवों में बिजली का पदार्पण हो गया है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में बिजली, सड़क, स्कूल्स वगैरह भी काफी विकसित हो चुके हैं। वाटर टेबल्स की समस्या आ गई है। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला कि गांव के आज आहर, नहर, पैन जो थे वह प्रायः है बंद हो रहे हैं या खत्म हो गए हैं। तो धन्यवाद दीजिए सरकार की एमजी नरेगा योजना के तहत, जिससे कि गांव के जो आहर, पोखर, तालाब की खुदवाई की गई है, लेकिन वो भी खुदवाई का जो लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। परिणाम स्वरूप गांव में आए दिन पानी की समस्या हो रही है, और पहले गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं होती थी, लेकिन आज गर्मी के दिनों में पीने की पानी की समस्या गांव में आने लग गई है। इसका मुख्य कारण है कि जमीन से पानी का निकास काफी हो रहा है,
वाटर हार्वेस्टिंग की योजना हमारे गांव में नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप बरसात के पानी का नियंत्रण गांव में नहीं हो पाता है और वह बह करके नदी नाला होते हुए समुद्र में चला जाता है। एक और बदलाव है, शायद विश्वनाथ जी बाद में कहते, गांव में पहले खेती में आप देखेंगे, क्योंकि खेती आधारित गांव था, तो गांव में चौड़ में बड़े बड़े बांध होते थे जिसे आल कहते हैं, या बड़े बड़े मेर होते थे जो पानी को रोककर पानी की शक्ति को बनाकर रखता था, जो मिट्टी की उर्वरा को मेंटेन रखता था। लेकिन आज वो किसानों की जो पूरी जिंदगी उसी मेर में बसा हुआ है और मेर को काट कर खत्म करते चला गया। परिणाम स्वरूप पानी बह करके नदी नाला से समुद्र तक चला गया और वाटर टेबल नीचे चलता गया, जिसके कारण सिंचाई में भी असुविधा हो रही है और पीने की पानी की भी समस्या आ रही है। तो इस तरह से इन्होंने काफी बातें बताई, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ इन्होंने सलाह भी दिया है। तो चैलेंजेस के रूप में इन्होंने बताया कि शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में जो हमारी कमी आई है, गुणात्मकता में कमी आई है, इसके लिए हमें इन्होंने सलाह दिया कि बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्था पूरी करने की जरूरत है। क्योंकि मैं तो भारत के प्रायः शहरों में घूमा हूँ शोध के दरमियान, तो मैंने देखा है कि चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, चाहे वह कर्नाटका हो, चाहे वह उड़ीसा हो, या राजस्थान का कोटा हो, और दिल्ली तो है ही, शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अधिक से अधिक बिहार से आते हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार से आते हैं। और जो बिहार की जो आय है वह ड्रेन आउट होता है, और वह आय कहाँ जाता है, उस स्टेट्स के जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ चला जाता है। तो ऐसे परिवेश में बिहार में अच्छी कोचिंग चला करके उस जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गार्जियन का खर्च भी कम होगा और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने क्षेत्र में दी जा सकती है। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक बड़ी समस्या आती है जो अपराध की समस्या है, तो अपराध का नियंत्रण तो पूर्णतः सरकार की मुद्दा है। सरकार के आधार के नियंत्रण के आधार पर अपराध को नियंत्रण करके कोचिंग संस्थानों को विकसित करके गांवों में, शहरों में अच्छा पढ़ाई किया जा सकता है। हालांकि यदि स्कूल में शिक्षक तरीके से पढ़ाएं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं भी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं उन लोगों को गांव में पढ़ाई हो सकती है। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि बिहार विकास की गति में हम देखते हैं कि टू डिजिट्स 11%, 12% ग्रोथ रेट बता रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कमी हमारी होती जा रही है, जो संख्या में सबसे नीचे पावदान पर हैं। इसका भी बड़ा उचित उत्तर है, क्योंकि इन्होंने, डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने बताया कि बिहार में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लगे जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के द्वारा बहुत से घुसपैठिए किसी खास समुदाय के आपके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है उसका शेयर उन लोगों में बट जा रहा है, जिसके कारण बिहार का प्रति व्यक्ति आय औसत आय से भी कम हो जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या में एक बहुत बड़ी भागीदारी दूसरे समाज की है, दूसरे देशों से है, जो विस्थापित होकर के लोग आ रहे हैं, चोरी छुपे आ रहे हैं, जिसके कारण यह समस्या आ रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ, ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण हो गया है। सरकार जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी समस्या का निदान नहीं है, लेकिन खैर सब्सिडी देती है, और इस सब्सिडी में खुल्लम खुल्ला जो प्रखंड कार्यालय है, जिस पर कि कुछ भी यदि कहा जाए तो कम ही होगा, काफी मात्रा में वहां पर अनियमितताएं हैं। और इसका एग्जाम्पल हम 1 मिनट में एक देना चाहूंगा। हमारे ही घर में 2 लोगों ने पखाना के लिए एप्लीकेशन दिया। एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन के साथ 3 या 4 हजार रुपए दे दिए, तो 15 से 20 दिन में 12,000 या 15,000 रुपए जो ग्रांट मिल रहा था वो उनके अकाउंट्स में चल आया, और दूसरे ने केवल एप्लीकेशन 4 बार मात्र दिया और उनका पखाना का पैसा आज तक नहीं मिला। मैंने कार्यालय में जाकर पता करवाया तो पता चला कि इनका एप्लीकेशन हमारे यहाँ तक नहीं। तो इसमें सरकार की क्या कमी है? इसमें कमी है आपके द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि हैं, जो ग्राम के ग्राम सेवक हैं, या जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, या पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं,
इन लोगों को पंचायत में ही रहना है, पंचायत के द्वारा ही इन लोगों का चयन हुआ है, लेकिन पंचायत के लोगों के साथ, आम जनता के साथ ये लोग धोखा करते हैं चंद पैसों के लिए। तो इस पर सरकार की रोल क्या होगी, इस पर रोल होनी चाहिए ग्रामीण जो प्रधान हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, उन लोगों को देख रेख होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा सलाह दिया, चूंकि कि बिजली की सफिशियंसी हमें सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, हम आज बिजली हमारे प्रायः गांवों में बिहार के पहुंच गए हैं और लगभग नीतीश की सरकार में बिजली की आपूर्ति अच्छी है, लेकिन यह बिजली महंगी भी है। अतः ऐसे परिवेश में इसके लिए विकल्प के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा सकता है। और ग्रीन एनर्जी मुख्य रूप से सोलर एनर्जी है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जो अपार भंडार है, पवन ऊर्जा है जो अपार भंडार है। क्योंकि हमारे पास जल भी सीमित है, कोयला भी सीमित है, पेड़ पौधे भी सीमित हैं, तो हम एक समय के बाद ये सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य तो पृथ्वी से बहुत पहले आए हैं और बहुत दिन तक रहेंगे, तो सूर्य ऊर्जा को भी हम विकसित कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जंगल है, जमीन है हमारे यहाँ और पहाड़ भी है, तो पहाड़ों पर सोलर प्लांट्स लगा करके और या विंड प्लांट्स लगा करके, जो पंचक्की या जल चक्कर कहते हैं, इसके माध्यम से बिजली की जो कमी है उसकी पूरी की जाती है। भारत सरकार की योजना है कि 2022 तक लगभग कुल बिजली के खपत का 23% बिजली वह ग्रीन एनर्जी के रूप में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पहले तो 18% था, वह समय के पहले पूरा कर लिया, लेकिन अब 22% रखा गया है, जो 23% रखा गया है, जो लगभग 2022 तक पूरी हो जाएगी। ऐसे परिवेश में बिहार के लिए भी एक सरकार यदि प्रयास करे और आम जनता का सहयोग हो, तो सोलर प्लेट लगा करके, पंचक्की चला करके या बायोमास के माध्यम से किया जा सकता है। एक आज इंदिरा गांधी के समय में गोबर गैस प्लांट्स की योजनाएं आई थी, लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि बिहार से पशुधन का अभाव हो रहा है। लोगों के पास खेती के लिए बैल नहीं रह गए हैं, गाय और भैंस अपनी सीमित ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों के पास है। ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि गोबर गैस और बायो प्लांट्स की व्यवस्था में असुविधा हो सकती है, लेकिन ये काफी तरीके से किया जा सकता है। बिहार में एक देखा जाता है कि एक तरफ ड्रॉट प्रोन एरिया है, एक तरफ फ्लड प्रोन एरिया है, यानी एक तरफ सूखा क्षेत्र है, दूसरी तरफ जलमग्न बाढ़ वाला क्षेत्र है। तो ऐसे परिवेश में सरकार इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से इस चीज को किया जा सकता है। बिहार का एक बहुत बड़ा एसेट्स है, सरकार ने इस एसेट्स को मौका भी मिला लेकिन फायदा नहीं उठा सका। हमारे मजदूर माइग्रेट करके बाहर चले गए थे और लगभग कोरोना काल में ये मजदूर 20 लाख से ज्यादा, एक्चुअल आंकड़ा तो मुझे नहीं है याद, लेकिन 20 से 25 लाख के बीच मजदूर बिहार में वापस लौट करके आए थे। ऐसे परिवेश में भारत सरकार के द्वारा खाना तो फ्री मिलता रहा, लोग खाए पिए और पुनः धीरे धीरे अपने पुराने कार्य क्षेत्र में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे परिवेश में बिहार सरकार को चाहिए था कि ये जो प्रवासी मजदूरों को लिस्टिंग करके, कैटेगराइज करके इन लोगों का एक इनरोलमेंट नंबर डालता और एक लेबर सप्लायर स्टेट बनता, जो मजदूरों को अपने यहाँ से भेजता दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य के डिमांड पर, राज्य का डिमांड हो, चाहे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या राज्य सरकार का भी हो सकता है। ऐसे परिवेश में एक बहुत अच्छा मौका बिहार सरकार खो चुका, जो एक लेबर बैंक नहीं बना सका और बना करके लेबर की जो जितनी सुविधाएं हो सकती थी, चाहे उसका पीएफ की बात हो, उसकी ग्रेच्युटी की बात हो, उसके मिनिमम सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा की बात करके वह एक लेबर सप्लायर स्टेट बिहार बन सकता था, लेकिन यह मौका सरकार से निकल गया। तो ऐसे परिवेश में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चीजें उपलब्ध है उसकी अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए। जैसे हमारे यहाँ लीची है, केला है, पान है, मखान है, आम है, तो एक फल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ काफी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग का भी हम विकसित कर सकते हैं। अभी बहुत से चीनी मिल हमारे यहाँ खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, फिर उसको रिप्लानिंग या रिमॉडर्नाइज करने की बातें हो रही है, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हो सकी। ऐसे परिवेश में यह सभी जो सलाह है वह काफी उपयोगी हो सकता है। और सबसे बड़ी जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के बिना किसी भी देश का विकास, किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और इसमें
सोशल भागीदारी की भी जरूरी है। सरकार अपने स्तर पर कर रही है तो ठीक ही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इन संसाधनों को विकसित करके उत्तम शिक्षण संस्थान और उत्तम व्यवस्था कर सकती है। पटना विश्वविद्यालय, जिसे कभी कैम्ब्रिज कहा जाता था, और आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और स्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। इस तरह से नई नई विश्वविद्यालय तो खुले जा रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक कंट्री में नाम था, आज उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। ऐसे परिवेश में राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन जो शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके इसको विकसित करे, तभी यह राज्य का विकास विश्व भारत के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में या उससे बेटर हो सकता है। तो अब समय हो गया है। इसी के साथ साथ हम आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के श्री अमित मोदी जी और गणेश ठाकुर जी जो इसके कर्ता हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस वेबिनार में उपस्थित हमारे जितने मित्रगण हैं, उपस्थित साथी हैं, उनको भी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, तकनीकी असुविधा के कारण हम लोग 15 मिनट लेट से जुड़े, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत और सरल भाषा में, सरल और बोधगम्य भाषा में सारगर्भित बातों को कह करके आप लोगों को लाभान्वित किया होगा। इसलिए मैं डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगली जो आपकी कड़ी होगी, 5वीं कड़ी जो होगी इस वेबिनार ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की 5वीं कड़ी में बोलेंगे आपके साथ एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, युवा साइंटिस्ट लाएंगे, डॉक्टर मुकुल कुमार, जो सहरसा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं। ये बताएंगे कि ग्रामीण विकास में जो कृषि है, कृषि में पौधों में किस तरह की रोग आते हैं और किसानों को कैसे उसे पहचाना जा सकता है और क्या निदान किया जा सकता है, जिसके माध्यम से कृषि अधिक से अधिक किसान खेती से उत्पादकता ले सकते हैं और अपने कीट परिवार के खरपतवार से अपने फसलों को नियंत्रित करके अच्छी आय की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में पुनः आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।